मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता। ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, अहमदाबाद विमान हादसे के बाद तमाम सारे ऐसे तथ्य, तमाम सारे ऐसे फैक्ट और तमाम सारे ऐसे बयान और तमाम सारी ऐसी सरकारी जाहिलियत सामने आ रही है जिससे ये सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि क्या सच में ये हादसा ही है या एक बहुत गंभीर नेग्लिजेंस या एक बहुत बड़ी साजिश। तमाम सारे ऐसे सवाल अहमदाबाद विमान हादसा जो बोइंग 787 के साथ हुआ, जिसमें 265 के आसपास यात्री, क्रू मेंबर्स, पायलट्स और जिस मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग पर वो विमान गिरा तो उसके तमाम डॉक्टर्स और एमबीबीएस स्टूडेंट्स हताहत हुए, उसके पीछे की एक बहुत बड़ी कहानी समझ में आ रही है। आज के इस वीडियो में हर उस पहलू को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अहमदाबाद विमान हादसे में किस तरीके से चूक हुई, कहां चूक हुई और सबसे बड़ी बात इस पूरे मामले पर बिना कोई जांच, बिना कोई रिपोर्ट, बिना कोई तहकीकात के सामने आए हमारे इस देश के गृह मंत्री ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई साहब ये तो एक्सीडेंट है, इसका कोई क्या कर सकता है। यानी कि इसको सिर्फ बयान नहीं समझा जाना चाहिए, इसको समझा जाना चाहिए कि इस मामले को हादसे से ज्यादा नहीं कहना है, हादसे से ज्यादा नहीं बताना है। कम से कम गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान आपको सबसे पहले सुनना चाहिए और उसके बाद परत दर परत इस पूरे हादसे की सच्चाई आपके सामने रखूंगा। दोस्तों, सबसे पहले यह बेशर्म बयान, बेहुदा बयान आप सुनिए। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता। ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता। यह हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह का बयान है। इस बयान में अमित शाह ने सीधे तौर पर कह दिया कि हादसे को कोई क्या कर सकता है। और वैसे भी सरकार में इस्तीफों की बात होती कहां है, थोड़ी बहुत बात सवालों की बची थी, वो अब है नहीं, वो भी खत्म हो चली है दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह हादसा कैसे हुआ और यह हादसा, इस हादसे के पीछे क्या ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा हुआ कोई मामला है? क्या इस हादसे में टेक्निकल फॉल्ट को कहीं ना कहीं दरकिनार किया जा रहा है? क्या जो ग्राउंड वर्क का काम अडानी के पास है, क्या उसके पीछे कहीं कोई बहुत बड़ी साजिश तो नहीं है? ये तमाम सारे ऐसे सवाल हैं दोस्तों। एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, न्यूज़ 24 का एक वीडियो है और उस वीडियो में एक बहुत, मतलब आप ये कह सकते हैं वेल एक्सपीरियंस्ड पायलट, वो क्या बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उसमें एक एक बात को आपको गौर से सुनना चाहिए। सबसे पहले आप उनका बयान सुनिए और वो किस तरीके से क्या इशारा कर रहे हैं कि क्या चीजें हो सकती, कैसे एयर इंडिया को जब से प्राइवेटाइज किया गया तब से वहां पर जो एक्सपीरियंस्ड स्टाफ था उसको फोर्सफुली रिजिग्नेशन मांगा गया, उनको इस्तीफा दिया गया, जबरदस्ती वीआरएस दे दिया गया और उनको हटा दिया गया। उस स्टाफ की जगह पर नए और अनएक्सपीरियंस्ड लोगों को रखा गया और तमाम सारी ऐसी घटनाएं बता रहे हैं। सिडनी की एक घटना बता रहे हैं कि किस तरीके से एक एयर हॉस्टेस जिसको 102-103 डिग्री फीवर था, उसको सिडनी के लिए भेजा गया और आखिर में नतीजा यह हुआ कि कैसे उसकी होटल में डेड बॉडी मिली। हो सकते हैं क्रैश के रीजंस मैम, लोडिंग हो सकती है, ओवरलोडिंग हो सकती है। क्रैश के रीजंस जो है MEL जैसे मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट, टेक्निकल इश्यूज हैं, जल्दी OTP ऑन टाइम परफॉर्मेंस मेंटेन करने के लिए एयरक्राफ्ट को रिलीज कर देना। तीसरा आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो कि फ्यूल, एक्स्ट्रा फ्यूल ले लिया आपने और ओवरलोड कर दिया एयरक्राफ्ट, जैसे कार्गो ज्यादा ओवरलोड कर दिया फॉर जनरेटिंग अ मोर रेवेन्यू। ओके, ये 3-4 केसेस ऐसे हैं। अब हम आ जाते हैं मैम
कि व्हाट इज द लैप्स ऑफ द एयर, व्हाट इज द लैप्स फ्रॉम द एयर इंडिया। जब से एयर इंडिया प्राइवेटाइजेशन हुई है, आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स, जब से एयर इंडिया प्राइवेटाइजेशन हुई है, जितना एक्सपीरियंस स्टाफ है, दे आर फोर्सफुली रिजाइन या उनको फोर्सफुली बीआरएस देके रिलीज कर दिया गया है। और न्यू लॉट, अनएक्सपीरियंस्ड लॉट, ऑपरेशनल, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, जिनका अभी इस लेवल पे नहीं, उसको फ्लाई करा रहे हैं। उस अब चाहे वो कैबिन क्रू का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो रोस्टिंग का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो ग्राउंड स्टाफ का डिपार्टमेंट हो, टू मेंटेन द ओटीपी। तमाम सारी ऐसी घटनाएं भी वो बता रहे हैं और तमाम सारे ऐसे फैक्ट भी रख रहे हैं कि कैसे ओवरलोडिंग की वजह से, चाहे वो कार्गो ओवरलोडिंग की बात हो, चाहे वो फ्यूल ओवरलोडिंग की बात हो, चाहे उसके पीछे ऑपरेशन सिंदूर का, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का नाम इसलिए आ रहा है दोस्तों, जब से ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिया गया है तब से पाकिस्तान ने भारत के लिए अपना एयर स्पेस बंद किया हुआ है। और उस एयर स्पेस बंद करने का नतीजा यह हो रहा है कि लगभग बताया ऐसा जा रहा है कि लगभग 2 घंटे की जो जर्नी है, 2 घंटे का जो फासला है, वो पूरी अहमदाबाद से लंदन की जो दूरी है उसमें बढ़ जा रही है। ऐसे में फ्यूल ओवरलोडिंग की भी बात कही जा रही है दोस्तों। ये पहले वीडियो सुनिए जो एक्सपर्ट बता रहे हैं, उसके बाद आगे की बात। मेंटेन द ओटीपी। अब हम ऑन बोर्ड पे आ जाते हैं। देयर इज अ 2 डिपार्टमेंट्स, ग्राउंड एंड ऑन बोर्ड। ग्राउंड की सिचुएशंस अलग हैं, उनको 40 मिनट्स का टर्न अराउंड फ्लाइट मेंटेन करके चलना है उनके दिमाग में, और इन फ्लाइट का सिचुएशन। एक मिनट में आपको इंटरप्ट दोस्तों, इस वीडियो में साफ तौर पर यह बात एकदम क्लियर की जा रही है कि कैसे, सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरीके से ऑन ग्राउंड जो परफॉर्मेंस है, ऑन टाइम परफॉर्मेंस के चक्कर में किस तरीके से एक ये आशंका जताई जा रही है कि एक जो एविएशन सेक्टर में जो ऑन टाइम परफॉर्मेंस का जो एक बहुत बड़ा हवा है, वो कहीं ना कहीं इस तरीके से तमाम सारे यात्रियों की जान खतरे में डाल सकता है। कई बार ऐसा देखा गया है। और ऑन टाइम परफॉर्मेंस की वजह से क्या बोइंग 787 को बिना प्रॉपर सिक्योरिटी क्लियरेंस के टेक ऑफ करने की अनुमति दी गई? इस तरीके की क्या ज्यादा कार्गो उसमें ओवरलोड किया गया? क्या फ्यूल ओवरलोडिंग थी? और क्या इस फ्यूल ओवरलोडिंग के पीछे पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद होना, यानी कि ये कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं, वो क्या ये ऑपरेशन सिंदूर के ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस है जो बोइंग 787 के यात्रियों को भुगतना पड़ा? क्योंकि वहां अपनी फ्लाइट जा नहीं सकती, उधर से एयर स्पेस बंद है। और जब उधर से एयर स्पेस बंद है और जब टाइम ड्यूरेशन और नंबर ऑफ किलोमीटर जब बढ़ेंगे, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये तमाम सारी जो बातें चल रही थी, तमाम सारी फ्लाइट टेक ऑफ हो रही थी, और इतने दिन से इस पर कोई काम क्यों नहीं हो रहा था, इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? एक खबर यह भी आ रही है कि जिस रनवे से बोइंग 787 टेक ऑफ हुआ, उस रनवे को बड़ा करने की मांग पिछले 2 साल से चल रही है, लेकिन इस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। तमाम सारे ऐसे दोस्तों जो पहलू हैं, जो एंगल हैं, वो सामने आ रहे हैं। अच्छा, इसका एक पहलू और भी है, और वो पहलू एकदम आपके सामने मैं जीवंत उदाहरण उसका रखने जा रहा हूं दोस्तों। ये फ्लाइट दिल्ली से अहमदाबाद और अहमदाबाद से लंदन के लिए जाने वाली थी। दिल्ली से अहमदाबाद के बीच में एक यात्री जिनका नाम आकाश वत्स बताया जा रहा है, उन्होंने इस फ्लाइट में कुछ अनयूजुअल चीजें नोटिस की और उसका बाकायदा वीडियो बनाया कि कैसे स्क्रीन्स काम नहीं कर रही थी, कैसे फ्लाइट के अंदर की जो एयर होस्टेस को बुलाने के लिए, जो क्रू मेंबर्स को बुलाने के लिए जो अलार्म सिस्टम होता वो काम नहीं कर रहा था, किस तरीके से फ्लाइट का एसी काम नहीं कर रहा था। बहुत सारी ऐसी बातें वो अपने वीडियो में बताते हुए नजर आ रहे थे। ये वीडियो जरा देखिए पहले। If I talk about this light, it is also not working. If I press this cabin crew button, it's not working either. Nothing is working, nothing at all.
तो दोस्तों इस वीडियो में आप देखकर साफ समझ पाते हैं, साफ समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस फ्लाइट में दिल्ली से ही कुछ डिस्टरबेंस था, जो कि इस फ्लाइट से देख के, इस अंदर के इस वीडियो से को देख के समझ में आता है। लेकिन सवाल यह है कि हमारे देश में गिद्धों की एक ऐसी जमात है जो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि घड़ियाली आंसू बहाने गए तो गए और साथ में अब वहां पर रील बनाई जा रही, रीलबाजी की जा रही। और ये और कोई नहीं कर रहा, हमारे देश के मंत्री कर रहे हैं, जिन पर जिम्मा है एविएशन सेक्टर का, जिन पर जिम्मा है नागरिक उड्डयन मंत्रालय का, वो कर रहे हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक वीडियो मुझे आपको दिखाना है। सबसे पहले ये वीडियो देखिए दोस्तों, ये वीडियो राम मोहन नायडू का है, केंद्रीय मंत्री हैं सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनका वीडियो देखिए आप, ये रील बना रहे हैं, रील बनाने ये जा रहे हैं, जहां पर 265 यात्री क्रू मेंबर्स, तमाम सारे लोगों की दर्दनाक मौत हुई और इस तरीके के जाहिल मंत्री वहां पर म्यूजिक लगा करके रील पोस्ट कर रहे हैं। इसको कहते हैं लाशों पर गिद्धों का मंडराना, जो इस सरकार के मंत्री कर रहे हैं, जो इस सरकार के लोग कर रहे हैं, और जो बिना जांच के ये बात कह दे रहे हैं कि ये तो हादसा है, हादसे को कोई क्या कर सकता है। सवाल ये है कि वो परिजन अभी अपना डीएनए सैंपल देने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, कतार में लगे हैं कि वो जब अपना डीएनए सैंपल देंगे तब उस जली हुई लाश का पता चलेगा कि ये हमारे परिवार का कोई अपना प्रिय था। और इस दर्दनाक हादसे के बाद बेगैरत लोगों की पूरी जमात वहां पर रीलबाजी कर रही है। क्या ये इस देश का ऐसा संक्रमण काल है जो मौतों पर भी सोशल मीडिया का नशा चढ़ा करके रखा हुआ है क्या? ये अपने आप में कई गंभीर सवाल पैदा करते हैं। पहले राम मोहन नायडू का ये रील आप पूरा देखिए, किस तरीके से ये बेशर्मी की जा रही है। तो दोस्तों ये रील आपने देख ली, काफी शजीज लिखती हैं, लानत बेशुमार लानत। 242 की मौत हो गई और यहाँ वीडियो में म्यूजिक, सिनेमेटोग्राफी, इफेक्ट डालकर रीलबाजी हो रही है। दोस्तों ठीक बात भी है, रीलबाजी तो हो ही रही है, ये तस्वीरों में दिख रहा है। कृष्णकांत लिखते हैं कि ये भारत के सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, इतना भयानक हादसा हुआ, दुनिया हिली हुई है और ये घटना स्थल से रील बनवाकर बाकायदा म्यूजिक लगाकर पोस्ट कर रहे हैं। मानवता के सारे कलंक हमारे ही माथे पर चस्पा होने हैं, ये सब देश के नेता नहीं दुर्भाग्य हैं, अपने तरीके से हर कोई कह रहा है। और जब सवाल उठाने की बात होती है, जब इस भयंकर हादसे को बिना जांच के एक दुर्घटना करार दे दिया जाता है, वो भी देश के गृह मंत्री के द्वारा, तो सवाल उठने कहां होते हैं? गोदी मीडिया गिड़गिड़ा रहा है, गोदी मीडिया प्रधानमंत्री का दौरा दिखा रहा है, पल पल की अपडेट दिखा रहा है। गोदी मीडिया यह नहीं दिखा रहा है कि वो परिजन जो डीएनए सैंपलिंग के लिए लाइन में लगे हुए हैं, वो डीएनए सैंपल देंगे तो उनकी जांच होगी, तो लाश से मिलान होगा, उसके बाद उनको अपने परिजन की लाश मिलेगी। वो दुर्व्यवस्थाएं, वो व्यवस्थाएं नहीं बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री कैसे मिलने गए हैं। वो प्रधानमंत्री जिनकी नींद 24 घंटे के लगभग बाद खुल रही है। और अब इस पर कुछ लोग बहुत अहम, बहुत मौजूद सवाल पूछ रहे हैं। राहुल गांधी ने कई गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने ट्वीट किया कि गृह मंत्री आतंकवादी हमले के लिए, रक्षा मंत्री घुसपैठ के लिए, परिवहन मंत्री सड़क हादसे के लिए और रेल मंत्री रेल दुर्घटना के लिए, उड्डयन मंत्री विमान हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराए जाते हैं। लेकिन हमारे देश का उड्डयन मंत्री, सिविल एविएशन मिनिस्टर क्या कर रहा है? रील बना रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई फिल्म पिक्चराइज कर रहा है, म्यूजिक के साथ, इफेक्ट के साथ, फिल्टर के साथ एकदम रील बना रहा है। ये उस सरकार के मंत्री हैं जिस सरकार का जिल्ले इलाही दिन में 10 बार कपड़े बदलता है।
उस सरकार के मंत्री यही करेंगे, ये एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। सवाल पूछेंगे तो बहुत बुरा हो सकता है दोस्तों। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाता हूं, क्योंकि संक्रमण काल जब सरकारें संक्रमित हो जाती हैं मानसिक तौर पर, संवेदनशीलता के तौर पर, तो उस देश की जो जनमानस होता है, जो जनता होती है, जो आम आदमी होता है, उसके भीतर की इंसानियत और आदमियत मर जाती है चंद व्यूज के लिए, रील के लिए। इन लड़कों को देखिए, ये लड़के हंस हंस करके लाइक शेयर फॉलो करा रहे हैं अपने वीडियोस को। क्यों? क्योंकि पीछे एक विमान जल रहा है, 242 लोग जल रहे हैं जिंदा। लेकिन इनको क्या चाहिए? इनको चाहिए रीच, इनको चाहिए व्यूज, इनको चाहिए लाशों पर अपनी सोशल मीडिया की रीच। ये वीडियो देखिए जरा। लाइक और कमेंट करके शेयर करो सबको। दोस्तों ये वीडियो अहमदाबाद का ही उसी वक्त का बताया जा रहा है जब ये प्लेन क्रैश हुआ। और इस लड़के का नाम जो दोस्तों, जो इसकी ट्विटर इंस्टाग्राम हैंडल है उस पर रवि लिखा गया है। ये आदमी देखिए किस तरीके से हंस हंस करके, किस तरीके से उत्साह में, जैसे लग रहा है पता नहीं कितना बड़ा उत्सव पीछे चल रहा हो। अब इसको लेकर के इसकी रिपोर्ट की गई है। रितेश देशमुख ने इसकी पैरोडी अकाउंट है, इन्होंने इसकी रिपोर्ट की है। वो लिखते हैं कि एयर इंडिया के प्लेन हादसे के वक्त ये हरकतें मानसिक बीमारी है और ये खुद को कट्टर सनातनी बोलते हैं। इनके इंस्टा बायो में लिखा है कट्टर हिंदू और इनका इंस्टा आईडी रवि सनातनी डेविल है। अहमदाबाद पुलिस को टैग किया गया है, लेकिन कार्रवाई क्या, अभी तो सब अपने अपने में पड़े हुए हैं। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब जांच होगी, क्योंकि उसमें ब्रिटिश नागरिक भी थे, मेरे ख्याल से 65 ब्रिटिश नागरिक थे। और वहां से यह कह दिया गया है कि भैया जांच तो हम भी करेंगे, यह आपकी जांच से नहीं होगा कि आपने दुर्घटना और हादसा बता दिया, इसकी जांच तो हम भी करेंगे। हमारे भी 65 मारे गए हैं इसमें। सीन डफी अमेरिकन परिवहन सचिव हैं, इन्होंने इस मामले को लेकर के एक बयान जारी किया। न्यूज़ 24 बताता है कि ये जो लिखते हैं, न्यूज़ 24 की खबर के मुताबिक ये कहते हैं कि हमें ज़मीन पर जाकर जांच करनी होगी और हम इस दुर्घटना की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। अमेरिका की एक विशेषज्ञ टीम भारत के लिए रवाना हो रही है ताकि स्थानीय अधिकारियों की जांच में सहयोग कर सकें। अगर कोई जोखिम सामने आया तो हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। सीधे तौर पर कह दिया कि जोखिम अगर इस मामले में जांच में कोई सामने आया तो एक्शन तुरंत लिया जाएगा। अच्छा, इस बीच दूसरों का भूत प्रेत भविष्य वर्तमान सब बताने वाले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री निशाने पर आ गए। निशाने पर इसलिए आ गए क्योंकि जो आदमी लोगों का भूत भविष्य बता रहा है वो आदमी इस विमान हादसे को क्यों नहीं प्रेडिक्ट कर पाया, इस पर सवाल लोग कर रहे हैं। क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बागड़ बिल्ले लगातार इस तरीके से गुमराह लोगों को कर रहे हैं और जब ऐसी चीजें आती हैं सामने तो दुम दबा करके बैठ जाते हैं, मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। इस तरीके से लोग इस पर भी बातचीत कर रहे हैं। कुल मिलाकर के दोस्तों सवाल बहुत सारे हैं। इन सवालों पर केंद्र सरकार और उसके मंत्रियों की जहालत हावी है। गोदी मीडिया अपने पैरों पर खड़े होने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के आगे पीछे सरक रहा है, रेंग रहा है। उससे ज्यादा उसकी हैसियत बची नहीं है। ऐसे में यह उम्मीद बहुत कम की जानी चाहिए कि उन लाशों जिंदा जो लाशें बची हैं, जिनके अपने मर गए, उनको न्याय मिलेगा, इसकी उम्मीद बहुत कम है। मुआवजा इन मौतों पर लिख दिया गया है, लेकिन न्याय मिलेगा इसकी उम्मीद अमित शाह के उस बयान ने उस उम्मीद पर पूर्ण विराम लगा दे रहा है। अभी के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।